तो फ्रेंड्स, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप बड़े आनंद ले रहे होंगे इस भारत के संविधान के विभिन्न प्रावधानों के संदर्भ में बात करते हुए। नीति निर्देशक तत्वों के बाद में अब जिस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हालांकि हर टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण ही होता है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ से अक्सर प्रश्न बनते हैं, और उसी तरह की एक जगह है मूल कर्तव्य, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये मूल कर्तव्य। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मूल कर्तव्यों पर। आप इसे मौलिक कर्तव्य भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में फंडामेंटल ड्यूटीज कहा जाता है। मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 4 में है, 4A में है, भाग 4A। और अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद याद रखना है 51A। 51A। कमेंट्स दिखाइए जरा। तो देखिए दोस्तों, ये जो हेडिंग डाला हुआ है भाग 4A, ए हेडिंग को अगर आप देख रहे हैं, भाग में भी देख रहे हैं, अनुच्छेद में ही देख रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इनका उल्लेख नहीं था। इसका सीधा सा मतलब है इन्हें बाद में जोड़ा गया। बाद में कब जोड़ा गया, इस विषय पर भी बात करेंगे। और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्लेख क्यों नहीं था, आपके मन में प्रश्न आना चाहिए। जब हमारे संविधान निर्माताओं ने इतनी सारी बातों को संविधान में जोड़ दिया, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान कहलाता है, सबसे बड़ा लिखित संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है, तो हमने मूल कर्तव्य जैसी महत्वपूर्ण बात को छोड़ कैसे दिया, ये आपके मन में प्रश्न आना चाहिए। तो सब दोस्तों का वापस से एक बार स्वागत है। हाँ, तो बाद में क्यों जोड़ा गया, मूल संविधान में इनका उल्लेख क्यों नहीं था, ये मेरा प्रश्न है इशिता जी। क्लास अभी स्टार्ट हुई है, विजय चिंता मत कीजिए, अभी ही स्टार्ट हुई है, चिंता मत कीजिएगा। रेखा जी कह रहे हैं कि प्रश्नोत्तरी ज़्यादा होनी चाहिए। रेखा जी, प्रश्नोत्तरी को हम लोग बढ़ा देंगे, 10 की जगह पर 20 या 25 प्रश्न करने लग जाएंगे, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो एकता का प्रश्न है कि हाँ सर, तो फिर क्यों नहीं जोड़ा गया। यस, सुप्रिया जी का भी यही प्रश्न है। देखिए, ऐसे प्रश्नों पर हमने पहले कभी चर्चा नहीं की थी। यही है पॉलिटी की नए सिरे से पढ़ने का जो स्टाइल है, वो यही है। चलिए, मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। और फिर मेरा प्रश्न यही है, अभी स्टार्ट हुई है क्लास, दिलीप सिंह जी चिंता मत कीजिए। मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। संशोधन कब हुआ, 1976 में। और लागू कब हुआ, जल्दी से बताइए, लागू कब हुआ 42वां संशोधन कब लागू हुआ, मुझे बताइए। आप समझ रहे हैं, मैं बहुत इंटरेस्ट ले रहा हूं 42वें संशोधन के बारे में, उसके लागू होने के ईयर के बारे में, क्योंकि आज तक हमने पहले कभी इस तरह की से बात नहीं की थी। लेकिन इस बार हम लोग बात कर रहे हैं, और आप अच्छी तरह से जानते हैं वो लागू जो हुआ वो वर्ष है 1977। देवेंद्र जी कह रहे हैं सर इस बार बता देना। अंबेडकर जी नहीं भूले थे, रेणु जी अभी बात कर रहे हैं। तो लागू 1977 में हुआ, एक बात सही है। अब मैं आपसे पूछ लेता हूं, सबने जवाब भी दे दिया। डेट बताइए, डेट भी मैं जानबूझकर पूछ रहा हूं। कोई भी बात अगर आप लोगों के सामने रखी जा रही है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। डेट बताइएगा। कुलदीप सिंह जी ने डेट समेत लिख दिया है 3 जनवरी, बहुत बढ़िया। 3 जनवरी 1977 को 42वां संविधान संशोधन लागू हुआ। एकदम बात सही है, इस डेट को ध्यान रखिएगा। ये डेट बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि अब तक तो किसी भी एग्जाम में ऐसा प्रश्न नहीं पूछा गया, इसलिए आपको बार बार मैं वर्ष पूछ रहा हूँ। और इस बार
इतने दिन से वर्ड्स पूछते पूछते आज तो मैं डेट भी बताने लग गया हूँ कि डेट भी याद रखना है। तो 3 जनवरी 1977, विनोद कुमार जी एकदम सही कह रहे हैं। रेणु जांगीड़ ये भी 3 जून मत लिखिए भाई, 3 जनवरी लिखिएगा। तो 3 जनवरी 1977 को 42वां संशोधन लागू हुआ, और पूछ रहा हूँ तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। ये जो 42वां संशोधन है उसके तहत संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ दिए गए। दोस्तों, इस संविधान संशोधन के द्वारा जब मूल कर्तव्य जोड़े गए थे उस समय उनकी संख्या 10 थी। 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, जबकि आज जो है मूल कर्तव्य उनकी संख्या 11 है। और 11वां जो मूल कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये 11वां मूल कर्तव्य 86वें अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। तो कुल मिलाकर जो है मूल कर्तव्यों की संख्या हो गई 11। रवि जी कह रहा है कि 3 दिन तक क्लास नहीं ली थी क्योंकि भरतपुर में लाइट की समस्या आई हुई थी। रवि जी, भरतपुर में समस्या का समाधान करें आप। तो 10 जोड़े गए थे, आज के दिन 11 है। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अब जो प्रश्न है जो आपको पहले नहीं बताया गया था वो आज बता रहे हैं कि मूल कर्तव्य हमारे संविधान निर्माताओं ने क्यों नहीं जोड़े? क्या उनके दिमाग में ये बात नहीं आई क्या? और फिर 1976 में ही क्यों जोड़े गए? 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा क्यों जोड़े गए? ये प्रश्न हमारे दिमाग में आना चाहिए। तो जवाब देखिए दोस्तों, हमारे संविधान निर्माताओं ने जोड़ने की आवश्यकता क्यों महसूस नहीं की? हमारे संविधान सभा में जो मेंबर्स थे, मैंने आप लोगों से सुबह जब बात की थी तब भी मैंने कहा था दोस्तों कि हमारी संविधान सभा में जो मेंबर्स थे उनमें से अधिकांश मेंबर ऐसे थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की जो लड़ाई है उसका नेतृत्व किया था। अधिकांश ऐसे लोग थे जो जेल गए थे। अधिकांश ऐसे लोग थे जो राष्ट्रवाद से बहुत अच्छे ढंग से परिचित थे। अधिकांश ऐसे लोग थे जो देश की आज़ादी की लड़ाई में अपना बहुत बड़ा बलिदान दे चुके थे। ऐसे लोगों के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया गया। आप जरा सोचिए, वो संविधान निर्माता जो संविधान का निर्माण कर रहे थे उनके मन में ये बात आई नहीं कि हमको अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी देने चाहिए। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने तो सोचा कि जब देश की जनता को जब अधिकार दे रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें तो कर्तव्य अपने आप ही आ गए। जब हम लोग देश की जनता को अधिकार दे रहे हैं तो क्या हम उनसे ये अपेक्षा करेंगे अलग से संविधान में प्रावधान करके कि वे लोग सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? वे एक संविधान निर्माता कभी इस तरह की कल्पना कर ही नहीं सके, क्योंकि हम तो वे लोग हैं ना जो सबसे पहले रोड पर जब भी कोई दंगा फसाद होता है तो हम लोग सबसे ज़्यादा नेतृत्व करने वाले लोग होते हैं, आगजनी करने वाले लोग होते हैं, बसों में तोड़फोड़ करने वाले लोग होते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस प्रकार के हिंदुस्तान की कल्पना की नहीं थी। उनको कभी ऐसा लगा ही नहीं था कि देश के नागरिकों को ये समझाना पड़ेगा कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान मत पहुँचाओ, हिंसा मत करो, ऐसा समझाना पड़ेगा। पर्यावरण की रक्षा करो, पर्यावरण का संरक्षण करो, महिलाओं को तंग मत करो, संविधान की पालना करो, संविधान के आदर्शों की पालना करो, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का सम्मान करो। क्या ये बातें समझाने लायक है? ये बातें समझाने लायक है क्या कि आपको राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना है, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है, संविधान की पालना करना है, भाईचारा बनाए रखना है, समाज में जो हमारे समरसता का जो भाव है उसे बनाए रखना है, संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है? ये बातें सब पढ़ाने लायक है क्या? ये सब बातें क्या समझाने लायक है क्या? ऐसे हमारे संविधान निर्माताओं ने नहीं सोचा। उन्होंने कहा जब इतना संघर्ष करके, इतनी बड़ी आंदोलन करके, इतना बड़ी त्याग करके जब हम देश को आज़ाद कराया है, हमने अपना संविधान लागू किया है, तो हमें इस प्रकार की बातें जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा हमारे संविधान निर्माताओं की सोच थी। इस वजह से हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं मिलता है। दूसरी बात दोस्तों, हमारी जो संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल, हम लोगों ने बहुत ढंग से प्रियम्बल को पढ़ी है।
प्रेम्बल में जिस तरह की जो भाषा लिखी हुई है, सामाजिक न्याय स्थापित होगा, राजनीतिक न्याय होगा, आर्थिक न्याय होगा, लोगों को अभिव्यक्ति, विचार, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता होगी, वहाँ बंधुत्व शब्द लिखा हुआ है, वहाँ देश की एकता, अखंडता शब्द लिखे हुए हैं, पंथ निरपेक्ष शब्द लिखा हुआ है, वहाँ अवसर की समानता शब्द लिखी हुई है। सब तो आगे मूल कर्तव्य। आप कहेंगे प्रस्तावना में मूल कर्तव्य कैसे आ गए? अरे आ गए ना भाई। जब लिखा हुआ है हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्र आ गया, गणराज्य आ गया, पंथ निरपेक्ष आ गया, समाजवाद आ गया, तो हमारे देश में जिस तरह से धर्म को लेकर उन्माद फैला हुआ है, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द लिखा हो तो बात खत्म। जब समाजवाद शब्द लिखा हो तो भेदभाव खत्म। जब समाजवाद शब्द लिखा हो तो संसाधनों पर सरकार का अधिकार होगा, यह बात खत्म। जब बंधुत्व शब्द लिखा हुआ है तो इसका मतलब घर आया मां जाया, इस प्रकार के कल्चर वाला हमारा देश है, तो मूल कर्तव्य अलग से जोड़ने की आवश्यकता कहां है? और जब भाग 3 में जब हमने अधिकार दे दिए हैं तो ऐसी स्थिति में तो कर्तव्य तो उसमें अपना आप ही आ गए। इस वजह से हमारे संविधान निर्माताओं ने कर्तव्यों को मूल संविधान के अंतर्गत शामिल नहीं किया। मैं बात कर रहा हूं 1950 की। तो मेरी बात को आप लोग समझ गए होंगे। के आर लेगा साहब ने कितनी सुंदर बात कही, बहुत शानदार बात कही कि उन्होंने सोचा सब हमारे जैसे ही होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेगा साहब ये बहुत जबरदस्त आपने बात कह दी है। एक्चुअली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हो रही थी तो लेगा साहब आप वाली बात उन्होंने कही थी। उन्होंने पूरी अपेक्षा की कि सारे लोग चरित्रवान होंगे। अरे भाई, मूल कर्तव्य किसको पढ़ाए जाते हैं? मूल कर्तव्य किसको समझाए जाते हैं? ऐसे लोगों को बताए जाते हैं जिनके ज्ञान नहीं है। ये कोई बताने की आवश्यकता है क्या? ये तो अगर हम लोग अधिकार का उपभोग कर रहे हैं, अगर अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं, तो मूल कर्तव्य तो ऑब्वियसली उसमें शामिल है। तो लेगा साहब उन्होंने नहीं सोचा ऐसा, और उन्होंने सोचा जैसा हम हैं वैसे ही आगे होंगे, आगे आने वाली पीढ़ियां भी ऐसे होगी। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कितनी सुंदर सी बात कही। क्या कहा उन्होंने? कोई भी संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन संविधान को लागू करने वाले लोग अगर अच्छे नहीं हुए तो ऐसी स्थिति में उस संविधान का बेड़ा गर्क हो सकता है। कोई भी संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता है। संविधान अच्छा या बुरा उस बात पर निर्भर करता है कि उसको लागू करवाने वाले लोग कौन है। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की और डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की। मूल कर्तव्य हमने 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा दोस्तों इसीलिए जोड़े क्योंकि सरकारों ने इस बात को महसूस किया कि जिस अपेक्षा से संविधान बनाया गया उन अपेक्षा के अनुरूप नागरिक नहीं है, ऐसा सरकार ने सोचा। इस वजह से उन्होंने 42वें संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े। राकेश जी कह रहे हैं कि 3 ईयर मिलिट्री सर्विसेज करने पर फंडामेंटल ड्यूटीज अपना आप सीख जाते हैं। सर बात सही कह रहे हैं। CLC कह रहे हैं ये नैतिकता से जुड़े हुए हैं, बात एकदम सही है। हाँ, तो ये क्यों, क्या, कैसे, मैंने इस पर बात की। अब 42वां संशोधन जो है दोस्तों, अक्सर आप किताबों में पढ़ते हैं कि मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए। ये बात सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बड़ा एक दिक्कत है। और क्या दिक्कत है दोस्तों? दिक्कत यह है कि एक बार प्रश्न पूछ लिया गया कि मूल कर्तव्य कौन सी समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए। इसके बाद हम और आप सब लोगों ने ये लिखना शुरू कर दिया कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए। ये प्रश्न दोस्तों गलत है। ये प्रश्न ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पूरा का पूरा 42वां जो संशोधन है जो 1976 में हुआ और लागू 1977 में हुआ, ये पूरा का पूरा अमेंडमेंट ही सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर हुआ। जब पूरा अमेंडमेंट ही सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर हुआ तो मूल कर्तव्य इस समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए, ये तो गलत बात है। 42वें संशोधन के द्वारा संविधान में लगभग 60 अनुच्छेदों में परिवर्तन किए गए। तो फिर मैं क्या एक एक अनुच्छेद के बारे में पूछूंगा क्या ये कौन सी समिति की सिफारिश पर कि ये भी स्वर्ण सिंह, फला भी स्वर्ण सिंह समिति, फला भी स्वर्ण सिंह। अरे जब पूरा का पूरा 42वां संशोधन ही सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर हुआ तो फिर अलग से पूछने की कहाँ आवश्यकता है? पर पूछ लिया पेपर सेटर ने, इसके बाद में हमने भी लिखवाना शुरू कर दिया। सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति है उस पर हम लोग बहुत डिटेल में एक दिन बात करेंगे।
42वें संशोधन पर भी बात करेंगे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति में कौन कौन मेंबर्स थे उस विषय पर भी बात करेंगे। अभी ये पॉइंट नहीं है, अलग से पॉइंट पर जब चर्चा करेंगे तब बात करेंगे। पर इतना बता देता हूँ, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का जो गठन है वो सरकार ने नहीं किया था। बहुत ध्यान से सुनिएगा, केवल संकेत के रूप में बता रहा हूँ। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन सरकार ने नहीं किया था, कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था और सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कांग्रेस को ही अपनी अनुशंसा दी और कहा कि भारत का संविधान जो लागू हुए 25-26 साल हो गए, इसमें ये अमेंडमेंट होने चाहिए। कांग्रेस ने उस समय की जो सरकार थी जिसमें इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, उनको कांग्रेस ने यह सुझाया कि संविधान में ये अमेंडमेंट कर दीजिए जिसमें मूल कर्तव्य भी क्या था, शामिल था। इसके पीछे कहानी कुछ इस तरह से है, इन सब बातों को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मेरी बात को आप लोग समझ रहे हैं, एकदम बात सही है। सुरेश जी कह रहे हैं कि 42वें संविधान संशोधन में कौन कौन से मामले थे, इनकी पूरी लिस्ट। सुरेश जी, इस बार खूबसूरती यही तो है, हम पूरा का पूरा संविधान नए सिरे से पढ़ रहे हैं। जो मुद्दे आपको लगता है वो सारे मुद्दे आप लिखकर बता देना कि इन मुद्दों पर बताया जाए। 42वां संशोधन बकायदा 2 से 2.5-3 घंटे भी अगर वक्त लगता है तो पूरा का पूरा संविधान संशोधन अलग से पढ़ेंगे, पर अलग से पढ़ेंगे। बात को समझ रहे ना। अभी टॉपिक में केवल मूल कर्तव्य, इस वजह से हम लोग यहाँ पर इतनी ही बात करेंगे। बात समझ में आ गई। अब दोस्तों, ये जो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए और आज के दिन 11 हुए, इसको बहुत ध्यान रखना। कई बार कई पेपर्स में ये प्रश्न पूछा है और हमारे मित्रों ने पता नहीं क्यों गलत कर दिया। सोवियत संघ, जिसे आजकल हम लोग रूस कहते हैं, यूएसएसआर, सोवियत संघ से मूल कर्तव्यों की अवधारणा ली गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, अक्सर पेपर में पूछा जाता है और भाई लोग थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं और गलत कर देते हैं। मूल संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य थे? एक भी मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था। दूसरा, जब संविधान में संशोधन हुआ उस समय कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? 10 जोड़े गए। और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने जोड़े गए? एक ही जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन, जो कि वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे 2002 में जब किया गया था, उसके द्वारा एक ही मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, जो कि 11वां है। 11 नहीं जोड़े गए, 11वां जोड़ा गया, जो कि संख्या की दृष्टि से 1 है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न हो सकते हैं। हम लोग फास्ट पढ़ेंगे, लिख देंगे 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11 कर्तव्य जोड़े गए। 11 नहीं, 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। तो ये भाषा थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। शिल्पा जी कह रहे हैं 11वां, एकदम ठीक बात है। किरण इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, ये भी बात सही है। अब देखिए दोस्तों, एक एक करके हम लोग मूल कर्तव्यों को पढ़ना शुरू करेंगे। और मैंने इस बार आपको डेट बताई है, इतने दिन तक नहीं बताई है। इतने दिन तक मैं केवल आपको धीरे धीरे ला रहा था, क्योंकि अभी तक हमने 76 हमारे दिमाग में बैठ गया, 42वां मतलब 1976। पिछले 15 दिन से प्रयास करके आपको 76 से 77 पर लाए कि नहीं 42वां मतलब 1977 में। और आज मैंने डेट भी बताई कि नहीं, अब आपको डेट भी याद रखनी है, 3 जनवरी 1977। ऐसा क्यों है, इसका कारण है, और इसका कारण मूल कर्तव्य के संदर्भ में आ जाएगा आपको समझ में। बहुत ज़्यादा अच्छा वाला प्रश्न बनेगा, और आज तक हमने किसी भी क्लास में इस बारे में डिस्कस नहीं किया। अब दोस्तों, मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी, और वो क्या रिक्वेस्ट रहेगी? ये जो 11 मूल कर्तव्य हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आपको एक एक मूल कर्तव्य बहुत ढंग से पढ़ना है, एक एक। दूसरी बात, शब्दशः याद रखना है। जैसे प्रस्तावना को आप शब्दशः पढ़ते हो, याद रखते हो, ठीक उसी प्रकार से मूल कर्तव्य को भी शब्दशः आपको याद रखना है। इवन उसका सीक्वेंस भी याद रखना है। जो लोग हमारे आरएस की तैयारी कर रहे हैं, वो मित्र लोग जानते होंगे कि आरएस का जो एग्जाम हुआ उसमें तो संख्या पूछ ली कि फला कर्तव्य कौन से नंबर पर है, दूसरा है कि चौथा है कि छठा है कि 8वां है, ऐसा पूछ लिया गया। इसलिए सीक्वेंस में भी याद करना है, शब्दशः याद करना है, क्योंकि मैं बताऊंगा क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। सीएलसी उल्लंघन पर तो बाद में बात करेंगे ना, पहले कौन कौन से मूल कर्तव्य ये तो पढ़ ले। तो जरा देखिएगा, 10 + 1 11 मूल कर्तव्य हमको किस तरह से पढ़ने हैं। पहले
हम लोग एक एक मूल कर्तव्य को देखेंगे। मैं अपनी भाषा में बोलूँगा, जो मित्र लोग लिखना चाहें वो लोग लिख भी सकते हैं, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन में शब्दश क्या लिखा हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, 51A के अंतर्गत ये लिखा हुआ है सबसे पहले कि भारत के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या लिखा हुआ है? भारत के सभी नागरिकों का कर्तव्य है, भारत के सभी नागरिकों का कर्तव्य है। ये लैंग्वेज लिखी हुई है। कैसे याद होगा? चिंता मत कीजिए, आज ही बात करेंगे, याद कराएंगे, याद होगा आपको, मुझे पूरा विश्वास है। तो दिनेश पढ़ने का बड़ा आनंद आ रहा है, ये अच्छी बात है। भारत के सभी नागरिकों का कर्तव्य। पता है इस बार क्या हो रहा है? इस बार आपको ये भी याद रखना है। अब आप कहेंगे इसमें क्या याद रखना है? ये तो ये ना, ये जो बात लिखी है ना मैंने कि भारत के सभी नागरिकों का कर्तव्य, ये लैंग्वेज भी आपको याद रखनी पड़ेगी। क्यों याद रखनी पड़ेगी? क्योंकि एक ऐसा आयोग बना जिसने इस लैंग्वेज को चेंज करने के लिए सुझाव दिया था। और उसने क्या सुझाव दिया था ये तो आपको पता होना चाहिए, ऐसा प्रश्न बनेगा। और वो जो सुझाव दिया वो आपको तभी याद रहेगा जब वर्तमान में क्या लिखा हुआ है वो आपको याद होगा। क्योंकि उस आयोग ने जो सुझाव दिया था कि इसकी लैंग्वेज चेंज कर दीजिए, उस सुझाव को माना नहीं गया। इसलिए आपको ऐसे ऐसे प्रश्न याद रखने ही चाहिए दोस्तों। सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि, अब नंबर 1 2 3 स्टार्ट होगा ऐसे। क्या कर्तव्य है? सभी नागरिकों का कर्तव्य। नंबर 1 कह रहा है सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वे भारत के संविधान की पालना करें। कितना खूबसूरत है ये प्रावधान। सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे संविधान की पालना करें। दोस्तों, संविधान की पालना करने की शब्दावली का उल्लेख मूल कर्तव्य में है। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, संविधान की पालना करना अनुच्छेद 1 में उल्लेखित है, प्रस्तावना में उल्लेखित है, अनुसूची 1 में उल्लेखित है या 51A में उल्लेखित है। तो सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वे संविधान की क्या करें? पालना करें। नेहा जी कह रहे हैं कि सर 51A की फर्स्ट लाइन है क्या? हाँ, अनुच्छेद 51 की पहली लाइन ये लिखी हुई है, भारत के सभी नागरिकों का कर्तव्य है। फिर 1 2 3 4 करके 11 पॉइंट्स लिखे हुए। तो सभी नागरिकों का कर्तव्य, ये पहली लाइन है। अब उसमें पहला क्या है? संविधान की पालना करें, ये लिखा हुआ है पहले पॉइंट के अंतर्गत। और उसी में दोस्तों 4 शब्द और लिखे हुए हैं। और क्या लिखे हुए? संविधान के आदर्श, आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के आदर्श, संविधान की संस्थाएं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान, ये 4 शब्द लिखे हुए हैं कि संविधान के आदर्शों का, संस्थाओं का, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। ऐसी बात लिखी हुई है। ठीक है, क्या लिख रहे हैं? ये युजेंद्र जी का नाम अब मुझे याद रखना ही पड़ेगा, युनेंद्र सिंह जी, बड़ा आनंदित महसूस कर रहे हैं। चलो ये अच्छी बात है। संविधान की पालना करें और संविधान के आदर्शों, संविधान के आदर्शों, संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान का सम्मान करें, राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। अब देखिए दोस्तों, आप इसको लिख देना, फिर आप कहोगे कि हमको लिखवाया नहीं। पहले तो लिखना है भारत के सभी नागरिकों का कर्तव्य, ये तो एक ही बार लिखना है। क्या कर्तव्य? संविधान की पालना करें। फिर क्या लिखा? संविधान के आदर्शों। देखिए अभी मैं आपको लैंग्वेज भी दिखाऊंगा। लिखा हुआ है संविधान के आदर्शों, ये पहला शब्द है दोस्तों, याद रखने वाला। फिर लिखा हुआ है संस्थाओं, याद रखने वाला दूसरा शब्द। फिर लिखा हुआ है राष्ट्रीय ध्वज, ये है तीसरा शब्द जो आपको याद रखना है। और चौथा शब्द है राष्ट्रीय गान। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं
क्योंकि क्योंकि राष्ट्रीय गीत शब्द का उल्लेख नहीं है। क्यों नहीं है अभी बताऊंगा। पहले जो प्रश्न आया है यशवंत सिंह जी का, संविधान के आदर्शों का से क्या मतलब है। संविधान के आदर्शों का क्या मतलब है, हमारे संविधान में जितने भी प्रावधान कर रखे हैं वो है संविधान के आदर्श। जैसे प्रस्तावना के अंतर्गत सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, धर्म उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, प्रतिष्ठा की समानता, ये है हमारे संविधान के आदर्श। संवैधानिक जो वैल्यू है, संवैधानिक जो मूल्य है वो ये हैं। हम संविधान के आदर्शों का सम्मान करें, संविधान में लिखी हुई बातों का सम्मान करें, इसका मतलब ये होता है। अब देखिए प्रदीप जी ने प्रश्न पूछ लिया है, राष्ट्रीय गीत का उल्लेख क्यों नहीं है। मैंने पहले बोल दिया कि राष्ट्रीय गीत यहाँ लिखा हुआ नहीं है। दोस्तों, राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम, और एक दिन मैंने चर्चा की थी अनुच्छेद 28 के संदर्भ में, और मैंने आप लोगों से ये बात कही भी थी कि राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, वो जो वंदे मातरम है उसमें धरती माँ को वंदन करने, धरती माँ का अभिनंदन करने की बात कही गई है। थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि इस्लाम के जो फॉलोअर्स हैं वो एकेश्वरवाद में विश्वास करते हैं, और वंदे मातरम जो है आपको धरती माँ को सलाम करने या अभिनंदन करने की बात करता है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे ये सोच रही होगी जिसकी वजह से राष्ट्रीय गीत जैसे शब्द का उल्लेख नहीं किया। हो सकता है इसके पीछे ये भी सोच रही होगी कि ये मुद्दा जो है कंट्रोवर्शियल ना बन जाए, इस वजह से इस शब्द का उल्लेख नहीं किया। इस संदर्भ में मेरा जो व्यक्तिगत विचार है कि राष्ट्रगीत शब्द का भी उल्लेख होना चाहिए था, और राष्ट्रगीत शब्द का उल्लेख इसलिए होना चाहिए था कि एक तरफ तो आप जब राष्ट्रगीत कहते हो तो इसका मतलब वो राष्ट्र का गीत है। फिर हिंदू क्या, मुस्लिम क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, जैन क्या, बौद्धिस्ट क्या, पारसी क्या, ये सब फालतू बातें हैं। हमारे लिए राष्ट्र हमारा धर्म है पहले। तो राष्ट्रगीत शब्द का भी उल्लेख हो जाना चाहिए था, लेकिन शायद इसके पीछे कॉन्सेप्ट यही रहा होगा कि कहीं किसी भी प्रकार का विवाद ना हो जाए, इसलिए उन्होंने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया। फिर रवि जी का प्रश्न है कि सर संस्थाओं से क्या तात्पर्य है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, ये हमारे देश की मुख्य संस्थाएं हैं। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्यों के मंत्री, सीएजी, एजी, ये सब कार्यपालिका। व्यवस्थापिका में संसद, राज्य के विधानमंडल, न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। इन संस्थाओं का अपने को सम्मान करना है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। मेरी बात को आप लोग समझ रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो बातें हैं इनमें राष्ट्रीय गीत शब्द नहीं है। एक तो ये पूछा जा सकता है, लेकिन इससे भी बढ़िया प्रश्न अकेली जी मैंने बता दिया है। आदर्श का मतलब तो वैल्यूज से है जो हमारे संविधान में दे रखी है, और संस्थाएं क्या होता है ये मैंने बता दिया है। रावल जी कह रहे हैं राष्ट्र परमो धर्म, ऑब्वियसली हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म हमारा भारत है, हमारा देश है, हमारा राष्ट्र है, और हमारे लिए सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ हमारा भारत का संविधान है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। एक बात। दूसरा दोस्तों, आज तक तो नहीं पूछा गया है, लेकिन एक प्रश्न पूछा जा सकता है, और वो प्रश्न क्या है। संविधान के जो मूल कर्तव्य है इसमें सबसे महत्वपूर्ण मूल कर्तव्य कौन सा, वो यही है। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, संविधान का सबसे महत्वपूर्ण मूल कर्तव्य कौन सा है। तो मूल कर्तव्य नंबर 1 वो हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। प्रदीप जी सोडा, संविधान के आदर्श से संबंध प्रस्तावना में उल्लेखित भाषा से है। नहीं, प्रस्तावना में उल्लेखित भाषा नहीं, प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों से। और प्रस्तावना क्यों, संविधान के इतने सारे जो प्रावधान दे रखे हैं ये सब हमारे संविधान के आदर्श है। तो मेरी बात को आप लोग समझ गए, ये थोड़ा ध्यान रखना। एक प्रश्न बाकी है आज तक का, कौन सा, सबसे महत्वपूर्ण मूल कर्तव्य कौन सा है, वो पूछेगा, आप आंसर देना मूल कर्तव्य नंबर 1। तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। संस्थाओं में क्या है, रिपीट कीजिए। गुड़िया कह रही है, अरे मैंने कहा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट, विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, एजी, सीएजी, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, जितनी भी जो संस्था है जिनका उल्लेख संविधान में कर रखा है वो सब संवैधानिक संस्थाएं कहलाती है। एकता का प्रश्न है कि सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य ये क्यों है, संविधान की पालना का लिखा हुआ है।
संविधान की पालना जैसी शब्दावली इस अनुच्छेद में लिखी हुई है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण मूल कर्तव्य भी यही है। तो ये सब बातें याद रहेगी आपको। ऐसे देखिए नए सिरे से पढ़ रहे हैं ना, एक मूल कर्तव्य में इतना टाइम दिया, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो पहला मूल कर्तव्य है वो शब्दशः कैसा है। ये लीजिए, पहले ये बता देता हूं। देखिए ये इस तरह से शुरू होता है, भाग 4 क, हेडिंग फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। क्या लिखा हुआ है? भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह, जो मैं बात कह रहा था, ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि मैं बताऊंगा किसी ने इसमें अमेंडमेंट की बात कही थी। तो भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि, अभी अमेंडमेंट कब बात कही थी, किसने कही थी, अभी बात नहीं कर रहा हूं। पहले एक बार आपको मूल कर्तव्य पूरे के पूरे 11 के 11 बताए जाएंगे। राष्ट्रीय प्रतीक शब्द लिखा हुआ नहीं है संजू, राष्ट्रीय प्रतीक शब्द नहीं लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। ये तो लिखा हुआ है पहली लाइन। अब पहला कर्तव्य क्या है, ये लीजिए दोस्तों, साफ साफ शब्दों में देखिए, आदर्श, ये आदर्श, फिर संस्थाएं 2, राष्ट्रीय ध्वज 3 और राष्ट्रीय गान 4। अब मैं एक बात और कहूं आपसे, इनका कोई भरोसा नहीं है पेपर सेटर का। वो कई बार टारगेट करने के लिए कि अच्छा इन्होंने इतना तो पढ़ा ही दिया है तो अब मैं फंसा देता हूं, ऐसा भी प्रश्न कर सकता है। तो अपने को उस सीक्वेंस को भी ध्यान रखना है। कौन सा सीक्वेंस? कि पहले आदर्श है, फिर संस्थाएं हैं, फिर राष्ट्रीय ध्वज है और नंबर 4 पर राष्ट्रीय गान है। इस सीक्वेंस को भी आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि पेपर सेटर का कोई भरोसा नहीं है। तो ज्योति कह रहे हैं कि सर इससे पहले पता नहीं था, कोई बात नहीं, अब आपको ये याद रखना है। याद रहेगा आपको, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया पहला मूल कर्तव्य। पहला मूल कर्तव्य और दूसरा मूल कर्तव्य एक जैसे हैं। दूसरे मूल कर्तव्य में लिखा हुआ है, हमारे स्वतंत्रता जो आंदोलन है, जो हमने देश की आज़ादी की लड़ाई जो लड़ी, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हम लोग ध्यान में रखें, उन्हें अपने हृदय में संजोए रखें। देखिए दोस्तों, हाँ बिल्कुल क्रमशः इनको याद रखना है। सूर्य प्रकाश जी इसको ध्यान रखिएगा, किरण मैंने बता दिया है, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमारे देश की आज़ादी की जो लड़ाई है वो एक बड़ा ऐतिहासिक मोमेंट था। हम लोगों ने अंग्रेजों से आज़ादी प्राप्त की। आप एक भारत की कल्पना कीजिए, आज हम और आप सब लोग सरकारों से शिकायतें करते हैं, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा इतिहास क्या है हम लोग उसको भूल गए हैं। देश की क्या स्थिति थी, देश कितने भागों में विभाजित था, किस तरह से झगड़ा होता था धर्म को लेकर, जातियों को लेकर, और किस तरह समाज के एक बहुत बड़े समुदाय को हम लोग बड़ा उसके साथ मिसबिहेव करते थे। किस तरह का सिस्टम था, किस तरह का कानून हुआ करता था यहाँ पर। उन सब दौर से हम लोग निकल कर बाहर आए, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अपना खुद का संविधान बनाया, खुद के भाग्य विधाता हम खुद बने। लेकिन हमारी समस्या ये है कि हमारी जो पीढ़ी आ रही है, जो 1900, खासकर जो आप जो मेरे मित्र जो लोग हैं उसको अन्यथा नहीं लेंगे, लेकिन ये जो 1990 के बाद के जो लोग हैं उनके साथ दिक्कत ये है कि उनको व्हाट्सएप पकड़ा दिया गया, उनको मोबाइल पकड़ा दिया गया। ये सब अभी जो देश में 15-20 सालों में जो हो रहा है उसी चीज़ों को देख पा रहे हैं। देश की आज़ादी की लड़ाई बहुत मेहनत से लड़ी गई, बहुत सारे क्रांतिकारियों का योगदान था, छोटी छोटी उम्र में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। आज हम इस उम्र में भी देश के लिए अपनी एक अंगुली कटाने के लिए तैयार नहीं है। नाखून जो कि कुछ काम का नहीं होता उसको भी नहीं कटवाते हैं, लेकिन 20-20 साल की एज में युवाओं ने हमारे देश में अपनी जान की आहुति दी है। उनके नेतृत्व में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है। गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उन क्रांतिकारियों का भी बहुत बड़ा योगदान है जिसकी वजह से हम आज़ाद हुए। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को जिन आदर्शों ने प्रेरित किया उनको हम भूलते जा रहे हैं। एक ऐसा देश है, वो देश जो अपने इतिहास को छोड़ देता है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो हमारे आदर्श हैं उनको हम दिमाग में रखें, उनको स्मरण रखें, उनको हृदय में संजोए रखें। ये हमारा दूसरा मूल कर्तव्य है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो दो मूल कर्तव्य है, दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन 11 में से सबसे टॉप पर कौन सा आएगा? पहला वाला आएगा। अब मैं आपको दूसरा मूल कर्तव्य जो है वो आपको हूबहू बता भी देता हूं और इसके बाद में
लिखवा भी देता हूं। ये लीजिए दोस्तों, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों, कितनी बात कही जबरदस्त, उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, संजोए मतलब हृदय में बनाए रखें और उनका पालन करें। पालन भी तो करना है। अभी देखिए सुमित जी ने लिखा कि भगत सिंह 23 साल की उम्र में, हाँ तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो युवा है उनको राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ाने की आवश्यकता है, बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये सब बातें लिखी हुई है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के जो निर्माता थे वो तो ये तो लिख नहीं सकते थे अपने हाथों से कि हमको याद रखना तुम, दुआओं में याद रखना तुम, ये तो वो लिख नहीं सकते थे खुद अपने हाथों से, ये तो फिर बाद में ही लिखा जाएगा। उन्होंने ये थोड़े सोचा था कि हमारे आने वाली 2-3 पीढ़ियां ही हमको भूल जाएगी, गालियां देने लग जाएगी। आजकल हम लोग अपने नेताओं को जाति के हिसाब से देखते नहीं देखते कि फला जो नेता है वो हमारी जाति का है। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले ऐसे सारे लोगों को, उनके आदर्शों को अपने को याद में रखना है। क्या लेगा साहब कह रहे वास्तव में क्या नारे थे। यस, इंकलाब जिंदाबाद हो, चाहे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हो, चाहे करो या मरो का नारा था, या चाहे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सब क्या मतलब उनके नारों को सुनते ही आपके पूरे शरीर में, पूरे बदन में एकदम चेंजेस आने लग जाता है, बिजली दौड़ने लग जाती है। इन सब चीज़ों को हम लोग भूल गए। ये कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हम अपने हृदय में क्या रखें, संजोए रखें। तो मेरी बात को आप लोग समझ गए दोस्तों कि ये मूल कर्तव्य क्यों नहीं जोड़े गए थे संविधान निर्माताओं के द्वारा। वो थोड़ी कहेंगे कि आप हमें याद रखना, वो थोड़ी कहेंगे, इसलिए उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि इतना जल्दी लोग भूल जाएंगे। ठीक है, तो मेरी बात को आप लोग समझ गए होंगे। फिर दूसरा मूल कर्तव्य अगर आप लिखना चाहें अपनी भाषा में तो लिख लीजिए, स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले, सदान सिंह जी दुआओं में याद रखना, आनंद आया ना आपको। दूसरा मूल कर्तव्य लिखिए, स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले, स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। यशवंत सिंह जी कोई दिक्कत नहीं है, क्रांतिकारी है, उनका अपना योगदान है, जो नरम दल वाले लोग हैं उनका अपना योगदान है, सबको अपने को याद रखना है। स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। ठीक है, एकता जी कह रहा है कि दुआओं में नहीं संविधान में भी याद रखना। चलिए, तो दूसरा मूल कर्तव्य आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया है। अब देखिए दोस्तों, तीसरा जो मूल कर्तव्य है, तीसरा और चौथा मूल कर्तव्य जो है मैं एक साथ में आपको बता देता हूँ। और ये भी बड़ा अजीब सा लगता है कि ऐसे बातों को भी हमको मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ने की आवश्यकता पड़ी, जिनको जोड़ने की मुझे लगता है कि आवश्यकता थी ही नहीं। और क्यों नहीं थी? क्योंकि हम लोग मानकर चल रहे हैं कि हम सब ऐसा करेंगे, पर हमने ऐसा नहीं किया, तब जोड़ने की आवश्यकता हुई। क्या लिखा? देश की एकता, अखंडता व संप्रभुता का सम्मान करें, उसकी रक्षा करें। हमारी जो देश की एकता है, अखंडता है, संप्रभुता है, उसकी रक्षा करना हमारी ड्यूटी बनती है। ऐसा तीसरे मौलिक कर्तव्य के रूप में लिखा हुआ है। अभी मैं आपको शब्दशः भी बताऊंगा, लेकिन साथ साथ में चौथा मूल कर्तव्य भी सुन लीजिए, जो मुझे लगता है कि कैसा देश है हमारा, हमको याद दिलाना पड़ रहा है कि देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। अब ये कोई मूल कर्तव्य है क्या? ये बतलाने की आवश्यकता ही नहीं है। इफ यू आर ए सिटीजन ऑफ द इंडिया, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको तो ऐसा करना ही चाहिए। देश की एकता, अखंडता व संप्रभुता की रक्षा करना, देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, ये तीसरा और चौथा मौलिक कर्तव्य है। तो तीसरा मौलिक कर्तव्य बहुत सिंपल सा है, देश की एकता, अखंडता। मैं आपको लैंग्वेज बताऊंगा पहले, और लैंग्वेज में क्यों बता रहा हूं, इसका एक विशेष कारण है, क्योंकि दोस्तों प्रश्न आना बाकी है
और क्या प्रश्न आएगा? एक प्रश्न तो ये आ गया, देश की एकता, प्रभुता, अखंडता जो शब्द हैं ये कौन सा मूल कर्तव्य है? ऐसा प्रश्न तो आरएस में राजस्थान से जो मित्र लोग हैं वो पढ़ रहे होंगे, वो मेरी बात को समझ रहे होंगे कि राजस्थान में तो ये प्रश्न आ गया है, ये कौन सा मूल कर्तव्य है। लेकिन मैं तो इससे भी आगे जा रहा हूँ। और इससे आगे क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों एकता, अखंडता, संप्रभुता जैसे शब्द कहीं और भी लिखे हुए हैं, और आप मुझे बताएंगे कहाँ लिखे हुए हैं, क्योंकि हम लोग वो पढ़ चुके हैं। तो पहले मैं तीसरा मूल कर्तव्य आपके सामने ला रहा हूं ताकि आप इसको समझ सकें। तीसरा मूल कर्तव्य कहाँ चला गया? तीसरा मूल कर्तव्य गायब हो गया। कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम याद रखेंगे इसको। पहला, दूसरा, कोई बात नहीं, पहला हो गया, दूसरा हो गया। ये लीजिए तीसरा मूल कर्तव्य, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे हैं। वाह क्या बात है! रण सिंह जी ने बोला, अनीता जी ने बोला, मूलचंद जी कुमावत साहब, सुमित जी, घनश्याम जी, रावल जी लखानी, प्राची यादव, द्वारिका जी, अनीता जी, विजय सेन, माया, सेनू जी, रण सिंह जी, सब ने प्रस्तावना लिखा। मुझे खुशी तो हुई लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हुई। मोनिका जी ने लिखा वेरी नाइस, गुलाब चंद जी ने भी कहा एकदम सही है, मुकेश जी मेहरा साहब कह रहे हैं, अनुराधा जी कह रहे हैं, दिनेश जी कह रहे हैं, प्रदीप जी सोडा साहब कह रहे हैं, सोनिया जी कह रहे हैं क्या लेगा साहब। ठीक है, आपने मुझे कहा कि प्रस्तावना में लिखा, मैंने कहा मुझे खुशी तो हुई लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई बहुत ज़्यादा खुशी? समीत जी, मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हुई क्योंकि आपने अधूरा जवाब दिया। प्रस्तावना के अलावा भी तो कहीं और लिखा हुआ है। प्रस्तावना में तो लिखा हुआ है वो ठीक है, भैराराम जी ने संकेत कर दिया कि मौलिक अधिकार। यस दोस्तों, प्रस्तावना और मौलिक अधिकार दोनों में इस प्रकार की शब्दावली लिखी हुई है। ये जो लिखा हुआ है प्रभुता, एकता और अखंडता, इस प्रकार के शब्द प्रस्तावना के अलावा एक जगह और लिखा हुआ है और उसका जवाब दिया है निकिता जी ने 19(2) में लिखा हुआ है। भैराराम जी ने पहले मौलिक अधिकार का और एकदम पर्टिकुलर जवाब दे रही है निकिता जी कि मूल अधिकारों में भी है। लोकेंद्र जी कह रहे हैं 19(2) कह रही है निकिता जी। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत ढंग से आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मैं 19(2) में कहाँ लिखा हुआ मैं आपको अनुच्छेद समेत लाकर बताऊंगा कि देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, प्रभुसत्ता जो है उसको अक्षुण्ण बनाए रखना है, ये हमारा कर्तव्य है। याद कीजिएगा दोस्तों, आप लोगों को अनुच्छेद 1 में 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं उल्लेखित है उसके बारे में आप लोगों से बातचीत की गई थी। उसमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अनुच्छेद 19(1) में उल्लेखित है। ये बात मैंने आप लोगों से की थी। जितेंद्र जी 19(2) सही कह रहे हैं। आप याद कीजिएगा अनुच्छेद 19(2) में आपको यह बताया गया था कि विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उस पर रोक किन किन आधारों पर लगाई जा सकती है। और उस समय आपको बताया गया था, क्या बात है, रण सिंह जी तो 3 का भी दे रहे हैं। आपको बताया गया था कि देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को अगर नुकसान पहुंचाया जाए तो ऐसी स्थिति में आपकी उन स्वतंत्रताओं पर क्या लग सकती है? रोक लग सकती है। इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों, मौलिक अधिकारों में भी उल्लेख है, प्रस्तावना में भी उल्लेख है। ऐसे ही तो प्रश्न आएंगे आजकल। ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। यस, टीना सिंह जी आप सही कह रहे हैं, गुड़िया जी भी सही है, रण सिंह जी ने तो खैर जवाब दे ही दिया है। तो प्रस्तावना और मौलिक अधिकार, प्राची एकदम सही है। मैं आपके ये मौलिक करते हुए लिख दीजिए, फिर मैं आपको आर्टिकल 19 भी बता देता हूं कि कहाँ क्या लिखा हुआ है। याद आया आपको कुछ बातें? देखिए, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं अनुच्छेद 19 में क्या लिखा हुआ है। खुल जा सिम सिम अनुच्छेद 19 आ जा। ये आया अनुच्छेद 19। देखिए दोस्तों, साफ साफ शब्दों में यहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा। ये देखिए, ये थोड़ा गलत छप किया है, ये मैंने उस दिन भी कहा था, ये प्रभुत्व शब्द है, ये प्रभुत्व।
ये देखिए दोस्तों, प्रभुत्व और अखंडता शब्द का साफ साफ उल्लेख है। भारत की प्रभुत्व और अखंडता को अगर नुकसान पहुंचाया जाए तो ऐसी स्थिति में इन स्वतंत्रता पर रोक लगाया जा सकता है। रेनू 19(3) एकदम बात सही कह रहे हैं। आपको ये सब बातें याद रखनी है, आपको ये सब बातें याद रखनी है। इस प्रकार के बहुत अच्छे प्रश्न हो सकते हैं। तो प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य, तीनों में भारत की एकता और अखंडता जैसे शब्द आ गए, ऐसे प्रश्न आते हैं। अब देखिए दोस्तों, चौथा मूल कर्तव्य क्या है, मैंने आपको बता दिया क्या है। देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। हम सबका यह कर्तव्य है कि हम अपने देश की तो रक्षा करेंगे करेंगे। देखिए दोस्तों, आप हमेशा ध्यान रखिए, देश की रक्षा करना केवल फोर्स का काम नहीं है। हमारी जो थल सेना, नभ सेना, वायु सेना जो भी है, केवल उनका ही काम नहीं है, हमारा भी काम है देश की रक्षा करना। और जरूरी नहीं है कि फ्रंट पे जाकर लड़ने से ही देश की रक्षा होती है। देश की रक्षा आप देश के अंदर रहकर भी कर सकते हो, बिना फौज में भाग लिए हुए भी कर सकते हो। देश की रक्षा का करने का कई सारे तरीके हैं हमारे पास। और ऊपर से क्या लिखा है, और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, अर्थात बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। विनोद जी कह रहे हैं अक्षुण का क्या अर्थ है। विनोद जी, अक्षुण का मतलब है बनाए रखना। हमारी जो एकता अखंडता जो है उसको हम लोग बनाए रखेंगे, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं। तो रेनू जी कह रहे हैं कि अब सर हमको याद आ गया है। तो चौथा मूल कर्तव्य जो है वो कह रहा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। चौथा मूल कर्तव्य मैं आपके सामने ला रहा हूं। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा कि क्या इस प्रकार की शब्दावली कहीं और भी लिखी हुई है क्या। तो ले आता हूं आपके सामने, एकदम देखिएगा जरा। ये आपके सामने आ रहा है चौथा मूल कर्तव्य। चौथा मूल कर्तव्य गायब क्यों हो रहा है। गायब नहीं होने देंगे, चौथे मूल कर्तव्य को हम आपके सामने लाएंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ये लीजिए दोस्तों, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अब मुझे आप बताइए, इस प्रकार की भाषा कहीं और भी लिखी हुई है क्या, राष्ट्र की सेवा। कुछ कई सारे मित्र लिख रहे हैं कोरोना संकट में। ऑब्वियसली कोरोना संकट में सरकार ने हमसे उम्मीद की हम घरों में रुके, घरों में रुक गए, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। सैजल कह रही है कि प्रियम्बल में है शायद। सैजल जाला जी, ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको एकदम अप्रोप्रिएट जवाब देना पड़ेगा, शायद से काम चलेगा नहीं। और सैजल, आपने शायद क्यों बोला, शायद बोला, इसका सीधा सा मतलब है कि आपको प्रियम्बल की भाषा अभी याद नहीं है। प्रियम्बल आप याद कीजिए, पूरा का पूरा प्रियम्बल आपको याद रहना चाहिए, नहीं तो काम नहीं चलेगा। रवि, अब मेरा जवाब दीजिएगा कि राष्ट्र की सेवा करना जैसी कोई शब्दावली और भी कहीं लिखी हुई है क्या। नीति निदेशक तत्वों में कह रही है एकता। प्राची कह रही है सर इस तरह से पढ़ा रहे हैं कि पॉइंट्स याद होते जा रहे हैं। बस यही कोशिश कर रहा है कि आपको हर चीज़ आपको याद रहे और कॉन्स्टिट्यूशन इतना समझ में आ जाए कि उसके किसी भी एंगल से अगर कोई प्रश्न बने तो आप लोग कर सकें। तो प्राची कह रही है नीति निदेशक तत्व। प्रदीप जी कह रहे हैं पता नहीं है सर। गुलाब चंद जी मूल करते, अरे मूल करते हुए तो पढ़ रहे हैं गुलाब चंद जी, कैसे काम चलेगा। लक्ष्मण दान जी कह रहे हैं कहीं नहीं है। लोकेंद्र जी कह रहे हैं अनुच्छेद 33 है। रमेश जी कह रहे हैं अनुच्छेद 47। एकदम गलत, एकदम गलत। अब मैं जो कह रहा हूं उसको आप सुनिए, याद कीजिए दोस्तों। अनुच्छेद 23 क्या कहता है, राज्य मानव के व्यापार और बिगाड़ प्रथा पर रोक लगाएगा। और आगे क्या लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है, भूल गए क्या। 23(2) में मैंने दूसरा पॉइंट भी बताया था आपको। और क्या पॉइंट बताया था, सरकार चाहे तो, राज्य चाहे तो लोगों से पब्लिक इंटरेस्ट में काम करवा सकता है। ये फिर क्या है, राष्ट्र की सेवा करना और पब्लिक इंटरेस्ट में काम करवाना, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करवाना। 23(2) भूल गए। तो मेरी बात को आप समझिएगा, मेरी बात को आप समझे। अनुच्छेद 23(2) में भी इस प्रकार की शब्दावली लिखी हुई है, इस प्रकार की लिखी हुई है, हूबहू नहीं लिखी हुई है, लेकिन इस प्रकार की लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है बताऊं कि आपको 23(2) लाकर पैनल में पढ़ा होगा, अभी ढूंढ के बताते हैं। 23(2) में भी इस प्रकार की शब्दावली लिखी है, ये वाली, राष्ट्र की सेवा करें।
ऐसा ही तो प्रश्न आएगा। तो मैं लेके आ रहा हूं आपके सामने 23/2, कहीं ना कहीं मिल जाना चाहिए, पैनल में पड़ा होगा 23/2, 23/2, 23/2, 23/2। ये लीजिए आपके सामने है 23/2 दोस्तों। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजन, ये देखिए, अगर कोई पब्लिक पर्पस है के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। अब याद आया लेगा साहब? तो भूल गए थे, कैसे भूल गए? अब आपको इसको याद करना है। यस, सार्वजनिक यानी पब्लिक इंटरेस्ट में अगर जरूरी है तो लोगों से काम करवाया जा सकता है। और इसी प्रकार की, मैंने ये नहीं कहा कि हूबहू, इसी प्रकार की शब्दावली हमारे मूल कर्तव्य में लिखी हुई है। आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यशवंत सिंह जी 23/2 में है, लेकिन शब्दशः नहीं है, ऐसा मैंने खुद ने कह दिया है। नवीन जी ओला एकदम सही कह रहे हैं, 23/2 एकदम आपको ध्यान रखना है। एकता कह रहे हैं हाँ, धर्म वगैरह जाति का भेदभाव के बिना राष्ट्र के बुलाने पर। यस दोस्तों, पब्लिक पर्पज में लोगों से काम करवाया जा सकता है। चंद्रा जी भी ऐसा ही कह रही हैं, तो मेरी बात को आप लोग समझ रहे होंगे। गोपाल जी क्या कह रहे हैं? सर मज़ा आ गया पढ़ने का। बस यही चाह रहे हैं कि ईश्वर बस हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसी तरह से प्रश्न आ जाए और हम लोग उसको हैंडल करने की पोजीशन में रहें तो बड़ा अच्छा लगेगा। चलिए, अब हम लोगों ने चौथा मौलिक कर्तव्य भी देख लिया है। 4 जो मौलिक कर्तव्य पढ़े हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये जरूर याद हो गए होंगे। अभी जो मौलिक कर्तव्य और 7 जो बचे हुए हैं उसको हम लोग आज नहीं देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं नेहा? क्या कह रहे हैं? सर क्वेश्चन आए तो अनुच्छेद 23 होगा। ऑब्वियसली अगर ये प्रश्न आता है कि राष्ट्र की सेवा करना, तो इससे संबंधित जो है इसका आंसर अनुच्छेद 23(2) हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके अलावा कहीं और नहीं है। तो आज हम लोग इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। कल संडे है, संडे को मेरा कोई क्लास नहीं होता है। मंडे को हम लोग 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें मौलिक कर्तव्य पर बात करेंगे। बहुत डिटेल में मूल कर्तव्यों पर हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं। और कहाँ तो 10-10 मिनट में कभी टॉपिक पूरा होता था, और मुझे लगता है कि 2 से ढाई घंटे भी इस टॉपिक पर लग सकते हैं। हो सकता है कि मूल कर्तव्य से पर 4 से 5 प्रश्न भी बनाएंगे, आपको थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो हम लोग मंडे को मूल कर्तव्य पर चर्चा करेंगे। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, ऐसा सरोज कह रही है। चौथा अगर मूल कर्तव्य लिखना चाहें तो आप लोग लिख दीजिए, ऐसा लिखिए, देश की रक्षा करें। राम प्रसाद जी मुझे कमेंट दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लिखिए, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो ज्योति जी बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा जी कह रहे बड़ा आनंद आ गया। समिता जी थैंक यू। तो आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। मंडे को मिलेंगे मूल कर्तव्यों को कंटिन्यू करते हुए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।